जी बच्चे, डैम्पिंग में बेसिकली क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा और एम्पलीट्यूड कम होगा। लाइक इज दैट कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में हमारे पास, जब आप किसी भी सिंपल पेंडुलम को डिस्टर्ब करते हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, तो क्या होता है उसकी अंदर ऑसिलेशन। दिस इज द ओरिजिनल मीन पोजीशन एंड इट विल स्टार्ट टू ऑसिलेट between its extreme position. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता, इसमें एनर्जी लॉस होगा, और एनर्जी लॉस होने से क्या होगा, इसका जो एम्पलीट्यूड जो है वो कम होना शुरू होगा। ये देखिए, पहले एम्पलीट्यूड ज़्यादा था, अब एम्पलीट्यूड कम होगा, और फाइनली द पेंडुलम विल कम टू रेस्ट अगेन। एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो जाएगा। अब ये एम्पलीट्यूड ज़ीरो क्यों हुआ है? क्योंकि इसमें एक तो इसके ऊपर वेट एक्ट कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स में, दूसरी बॉडी के अपोजिट जो एयर रेजिस्टेंस होगी, इसको आर कहते हैं। दूसरी, जिस नॉट पे ये हैंग हुआ है, यहाँ पे भी फ्रिक्शन होगी। तो ये तीन तरह की एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो कि बॉडी को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आती हैं। ओरिजिनल पोजीशन में क्या होता है, बेसिकली एनर्जी लॉस होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, और साथ ही उसका एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड क्या था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, जिसको हम एक्स ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एम्पलीट्यूड जो है वो रिड्यूस होगा। तो सच type of motion in which the energy loss and the amplitude reduce and the body come to its original position or in rest, this process is called damping। ठीक है बच्चों, डैम्पिंग का समझ आ रहा है? ये साथ साथ आप लिखते जाएं और डायग्राम बनाते जाएं। जी बेटा, कोई क्वेश्चन तो नहीं इसमें? नो सर। ओके, शाबाश, नोट डाउन कर लें इसको। जी बच्चे, ये लिख लिया आप लोगों ने? जी बेटा, डन। जी सर। Done, sir. ओके, गुड। अच्छा, अब ये डैम्पिंग, ये जो प्रोसेस है, इसमें ये देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डैम्पिंग: लाइट डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग एंड हैवी डैम्पिंग। अब इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए, मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। लाइक जैसे हमारी कार या मोटरसाइकिल है। अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं और अचानक स्पीड ब्रेकर आ जाता है, या कोई ऐसा ऑब्स्टिकल आ जाता है कि आपको ब्रेक लगानी पड़ती है, या मतलब ऐसा वो ऑब्स्टिकल आता है कि जिसमें खड्डे में लगती है गाड़ी और उसमें सस्पेंशन आती है। अगर तो आपकी गाड़ी की जो क्या कहते हैं, सस्पेंशन सिस्टम अच्छा है, तो फिर आपकी बॉडी को इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर गाड़ी का या बाइक के जो सस्पेंशन है, शॉक्स सही नहीं है, तो फिर वो जो एनर्जी ग्राउंड से कार के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर आएगी और हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करेगी। तो अब जो कार या जो भी सिस्टम होते हैं जिनमें ये शॉक्स लगी होती हैं, स्प्रिंग्स लगी होती हैं, वो स्पेसिफिकली डिजाइन होती हैं, और वो इस तरह की सस्पेंशन या ऑसिलेशन प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में कि वो
एनर्जी आगे ट्रेवल ना करे, हमारी बॉडी में ना पहुंचे। तो इस तरह की जो आइडियल डैम्पिंग होगी उसको बोलेंगे क्रिटिकल डैम्पिंग। ठीक है, ये हम इनको नंबर दे देते हैं, आप लोग साथ साथ लिखते जाएं। दिस इज नंबर 1, लाइट डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग एंड हैवी डैम्पिंग। अब जैसे नाम से आपको शो हो रहा है कि लाइट डैम्पिंग किस तरह की होगी, द सिस्टम ऑसिलेट अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशन विद डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल अ पेंडुलम और एन हैंगिंग मैस इन नॉन आइडियल कंडीशंस। मतलब कि जो स्लो, आहिस्ता आहिस्ता, जिसका एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो, उस या जिसके अपोजिंग फोर्सेस कम हो, फ्रिक्शनल फोर्सेस कम हो। तो जिनकी फ्रिक्शनल फोर्सेस कम होंगी उसमें लाइट डैम्पिंग होगी, और जिसमें फ्रिक्शनल फोर्सेस ज़्यादा होगी वो हैवी डैम्पिंग हो जाएगी। और जिसमें फ्रिक्शनल फोर्सेस को एक खास लिमिट तक रखा जाए कि वो आपकी बॉडी तक एनर्जी ट्रांसफर ना होने दे, उसको बोलेंगे क्रिटिकल डैम्पिंग। तो ये तीन तरह की डैम्पिंग्स हैं, इनको ज़रा आप लोग लिख लें। लाइट डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग एंड हैवी डैम्पिंग। हैवी डैम्पिंग में फ्रिक्शनल फोर्सेस जो ऑसिलेशन है एकदम से हम स्टॉप करवा देंगे। लाइट में आहिस्ता आहिस्ता एम्पलीट्यूड कम होगा। और क्रिटिकल में ये होगा कि इसमें रिड्यूस होगा, लेकिन इस तरह से रिड्यूस होगा कि वो एनर्जी हमारी बॉडी तक ट्रांसफर ना हो। मतलब बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होगा, इन दोनों के दरमियान लिमिट रखी जाएगी ऑसिलेशन की। ये जल्दी से लिख लें तीनों डेफिनेशन। जी बच्चों, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके। अच्छा, अब इसको हम जरा ओवर डैम्पिंग या हैवी डैम्पिंग और क्रिटिकल डैम्पिंग को हम ग्राफ की फॉर्म में देखते हैं। ये आपको ग्राफ नजर आ रहा है? ऑरेंज लाइन जो है क्रिटिकल डैम्पिंग का शो कर रही है। क्रिटिकल डैम्पिंग जो है मतलब आपकी बॉडी को डैमेज नहीं कर रही, एनर्जी आपकी बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो रही। स्लो है लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो नहीं है और बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है। ग्रीन लाइन जो शो कर रहा है ग्राफ, ये शो कर रहा है कि एकदम से बॉडी जो है वो रेस्ट में आ जाएगी, ऑसिलेशन उसकी एकदम से खत्म हो जाएगी, डेड हो जाएगी। तो ओवर डैम्पिंग भी हमें ज़रूरत नहीं है और लाइट डैम्पिंग की भी ज़रूरत, हमें क्रिटिकल डैम्पिंग की ज़रूरत होती है। ये ग्राफ भी ड्रॉ कर लें।
अब हम देखते हैं कि हाउ टू इंक्रीज डैम्पिंग। डैम्पिंग का जो प्रोसेस है उसको हम किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर वन, यूज मोर विस्कस लिक्विड टू कैरी आउट ऑसिलेशंस इन, फॉर एग्जांपल हनी। हनी जो है इज सपोज टू बी मोर विस्कस लिक्विड, बहुत ज्यादा इसकी विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी मतलब क्या होती है कि इफ वी डिवाइड द लेयर्स ऑफ द हनी, हनी को अगर लेयर्स में डिवाइड करें तो इसके बीच में जो फ्रिक्शन होगी लेयर्स के बीच में, ये रेड में शो कर रहा हूँ, द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द layers of liquid, this is called viscosity। viscosity। इसकी डेफिनेशन लिख लें दोबारा। द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड, द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। और इस तरह का लिक्विड जिसमें विस्कोसिटी ज्यादा हो उसको बोलती है विस्कस मीडियम, थिक मीडियम। लाइक अगर आप पेट्रोल देखें तो इट कैन फ्लो इजीली, बट ऑन द अदर हैंड हनी या ऑयल जो है, थिक ऑयल जो होती है, इंडियन ऑयल, इट कैन फ्लो स्लोली। वो फ्रिक्वेंटली फ्लो नहीं करते, क्यों? क्योंकि उनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, जबकि पेट्रोल की विस्कोसिटी कम होती है। तो अगर आप किसी मीडियम जो ऐसा ऑसिलेटरी मोशन है किसी बॉडी का, तो उसको अगर आप थिक मीडियम में रख दें, विस्कस मीडियम में रखें, तो फिर डैम्पिंग इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा, एरिया ऑफ द ऑसिलेटरी ऑब्जेक्ट टू बी इंक्रीज। लाइक जैसे अगर हम पेंडुलम ले लेते, लाइक दिस। पेंडुलम में तो हम सिंपल ये लेते हैं ना कि एक स्फेरिकल बॉल ले लेते हैं। लेकिन अगर हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ले लें पेंडुलम में कि जो ब्लॉक की शेप में, अब इसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस कम एक्ट कर रही है, लेकिन इसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस ज्यादा एक्ट करेगी। तो जो ऑसिलेटरी सिस्टम है उसका एरिया अगर आप इंक्रीज कर दें तो फिर भी डैम्पिंग इंक्रीज हो जाएगी। डैम्पिंग इंक्रीज होने का मतलब कि उसका एम्पलीट्यूड जल्दी कम हो जाएगा। सो दीज आर द टू फैक्टर्स बाय यूजिंग विस्कस मीडियम एंड बाय यूजिंग इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट और ऑसिलेटरी ऑब्जेक्ट, तो डैम्पिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब डैम्पिंग की प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया था कार सस्पेंशन, उसमें क्या होता है कि ऑसिलेशन होती है, कार ऑसिलेट्स ड्यू टू द स्प्रिंग लाइक कनेक्शन टू व्हील्स। तो कार जो मोटरसाइकिल जो है वो ऑसिलेट करती हैं शॉक्स की जैसे, जो कि व्हील के साथ अटैच होती हैं। और उन शॉक्स में जो स्प्रिंग लगे होती हैं वो बेसिकली क्या करती हैं, उस एनर्जी को लॉस करते हैं जो ग्राउंड से आ रही होती है, और बॉडी के अंदर जो ड्राइवर है या जो पैसेंजर है वहां तक एनर्जी को जाने नहीं देते। और जितनी अच्छी सस्पेंशन होगी उतना आपको ऑब्स्टिकल कम फील होंगे। तो पहली एग्जांपल ये होगी डैम्पिंग। फिर डैम्पिंग, अब क्रिटिकल डैम्पिंग जैसे बताया, क्रिटिकल डैम्पिंग नीडेड टू स्टॉप ऑसिलेशन एज क्विकली एज पॉसिबल टू अवॉइड मोशन सिकनेस, हाइड्रोलिक इन नेचर। अब ये मोशन इन सिकनेस का मतलब ये है कि जैसे हमारी बॉडी, हमने बात करी थी ना इनर्शिया की, कि इफ द बॉडी इज इन द रिलैक्टेंस ऑफ द बॉडी, जैसे हमारी बॉडी मूव, कार मूव कर रही है तो एक अचानक आप ब्रेक लगाते हैं तो हमारी बॉडी आगे की तरफ जाती है। सो दिस इज कॉल्ड मोशन ऑफ सिकनेस, क्योंकि एकदम से हमारी बॉडी रुकती नहीं है अचानक ब्रेक लगाने पे। तो अगर हमने सीट बेल्ट पहनी होगी या और हमारी गाड़ी के सस्पेंशन अच्छे होंगे, तो अब वो जो ग्राउंड से एनर्जी आनी है हमारी बॉडी तक वो रिड्यूस हो जाएगी, डैम्पिंग रिड्यूस हो जाएगी, क्रिटिकल डैम्पिंग बनेगी। और इस तरह से हमारी बॉडी
डैमेज नहीं होगी। इसके बाद टॉल बिल्डिंग्स। अब टॉल बिल्डिंग्स की आपको एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लाइक जैसे जापान जापान में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, यू नो अबाउट दैट, क्योंकि वो फॉल्ट लाइन में, पूरा एरिया जितना है वो फॉल्ट लाइन पे है। यू नो अबाउट फॉल्ट लाइन के जो क्रॉनिक प्लेट्स हैं उनके दरमियान गैप्स के ऊपर जो है ना वो एरिया है, तो वहाँ पे अर्थक्वेक बहुत होते हैं। अब अर्थक्वेक से बचने के लिए जापानीज जो इंजीनियर है वो क्या करते हैं, आजकल तो खैर ऐसे हाउसेस बना लिए गए जिनके नीचे व्हील लगे होते हैं, वो स्लाइड कर जाते हैं जब अर्थक्वेक होता है। और जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, हैवी बिल्डिंग्स, उनके लिए क्या कहते हैं कि उनके ऊपर एक हैवी लोड हैंग कर दिया जाता है। मतलब मैं अगर आपको ऐसे एग्जांपल समझाने की कोशिश करूं कि फर्ज करें ये आपके पास बिल्डिंग है और इसके ऊपर एक हैवी लोड सस्पेंड कर दिया जाता है इस तरह से, लाइक सिंपल पंडोलम। ये वेट हो गया और ये बिल्डिंग है। अब जब इसमें अर्थ क्विक आएगा, अर्थ में लेट्स सपोज अगर बिल्डिंग इस तरफ जाएगी तो जो वेट है दिस विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, ये इसको बैलेंस करेगा। और अगर इसी तरह से बिल्डिंग अगर इस तरफ जाएगी तो वेट फिर इस तरफ मूव करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरह से आप उसकी ऑसिलेशन को कंट्रोल करके बिल्डिंग को डैमेज होने से बचा सकते हैं, इंजीनियर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। जी बेटा, ये मुझे बता दें, दोनों एग्जांपल समझ आ गई है? सर लेकिन इसमें तो पिवट या कोई पिवट लाइक इस तरह पिवट पॉइंट नहीं होगा वेट के लिए। फिर ये आपके पास हैंगर रहेंगे ना, यहाँ पे कोई बड़ी सी रॉड लगाएंगे जिसमें, और इसके ऊपर एक वेट को हैंग करवा देंगे फ्री। नहीं लाइक मैं कह रहा हूँ कि जो रॉड है उसके नीचे नहीं कोई पिवट पॉइंट होगा, वरना अगर वो बिल्डिंग से अटैच्ड होगा तो वो तो लाइक सेम ही नहीं हो जाएगा फिर। नहीं ना, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे करेगा। ये देखें, ये ऐसे इसके आगे हम एक इस तरह से रॉड बना के और इस तरह से हैंग करवाएंगे बॉल। ठीक हो गया। ठीक है, तो ये अब फ्रीली मूव करेगा इसमें। क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, इसके बाद अब हम देखते हैं फ्रिक्वेंसीज पे। फ्रिक्वेंसी, यू नो अबाउट नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस कंप्लीट हो रही हैं। इससे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आगे हमारे पास आएगा ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। असल में ये सारी जो स्टोरी आपको सुना रहा हूँ ना, मैं इस एक लैप्स के लिए रेजोनेंस के बारे में आपको आगे समझाना है, उसके लिए सारा कुछ कहा। अच्छा, अब नेचुरल फ्रिक्वेंसी एंड रेजोनेंस ये क्या चीज़ है, इसके लिए पहले हम देखेंगे फ्री ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन ये होती है oscillatory motion not subjected to an external periodic driving force and oscillates at natural frequency, for example tuning fork और pendulum। अगर हम ऐसी कोई कंडीशन बना लें जिसमें एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, मतलब एयर रेजिस्टेंस मिनिमम है या ग्राउंड फ्रिक्शन मिनिमम है, अपोजिट फोर्सेस हम कम से कम रखें। जैसे अगर आप देखें हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं ट्यूनिंग फोर्क। ये मेटल के शेप होती है इस तरह से। इस पे जब आप हिट करते हैं तो आप देखते हैं कि इसका एक प्रॉन्ग जो है दिस विल स्टार्ट टू ऑसिलेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन, और बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी होती है, 700 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज। 1000 हर्ट्ज का मतलब है कि एक सेकंड में ये 1000 टाइम जो है प्रॉन्ग्स मूव करता है। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको एक्सटर्नल फोर्सेस कम अफेक्ट करें, उस तरह की मोशन को हम बोलते हैं फ्री मोशन, फ्री ऑसिलेशन। और उनकी फ्रिक्वेंसी को हम सपोज करते हैं नेचुरल फ्रिक्वेंसी, क्योंकि अब एक्सटर्नल फोर्सेस हम जीरो सपोज कर रहे हैं, और इसको एफ ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, द अनफोर्स्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ फ्री ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट। फिर एक ऑसिलेशन ऐसी आएगी जिसको फोर्स ऑसिलेशन बोलेंगे, जैसे हम ओवर डैम्पिंग कहते थे ना, इसमें हम फोर्स ऑसिलेशन। और फोर्स ऑसिलेशन क्या होती है कि जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं,
पार्क में कभी आपने स्विंग लिया हो जो बैक एंड फोर्थ मूव करता है पेंडुलम की तरह। उसमें क्या होता है कि पहले जो भी पर्सन है वो पहले मूव करता है, फिर पीछे जो पर्सन खड़ा है वो पहले इसको थोड़ा सा पुश करेगा, फिर थोड़ा सा पुश करेगा, फिर थोड़ा सा पुश करेगा। तो जो कंटिन्यूसली पुश किया जा रहा है, that type of oscillation which is by an external driving force to alter amplitude, the driving force determines the frequency. So that type of oscillation is called force oscillation। और जो फोर्स लग रही है उसकी फ्रिक्वेंसी बेसिकली इस फोर्स ऑसिलेशन की फ्रिक्वेंसी के बारे में बताएगी या उसके एम्पलीट्यूड के बारे में बताएगी। देखें, शुरू में जैसे आपने पुश किया, थोड़ा सा एम्पलीट्यूड बढ़ा, फिर दोबारा आपने पुश किया, थोड़ा सा और एम्पलीट्यूड बढ़ा। इसी तरह से कंटिन्यूसली आप पुश करते जाएंगे तो एक टाइम आएगा कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक दूसरा दूसरी बॉडी जो है वो मूव करेगी। जैसे ये स्विंग आपके सामने बना देता हूँ। इस स्विंग बेसिकली क्या होगा, कंटिन्यूसली हिट करने से इसका ऑसिलेशन बढ़ती जाएगी, एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा। ठीक है बच्चे। तो एक था नेचुरल फ्रिक्वेंसी या फ्री ऑसिलेशन जिसमें बाहर की कोई फोर्स नहीं थी, और एक है फोर्स ऑसिलेशन। फोर्स ऑसिलेशन जो कि बाहर की ड्राइविंग फोर्स जो है वो उसको पुश कर रही है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रही है। ये मुझे दोनों के बारे में बता दें, फ्री ऑसिलेशन और फोर्स ऑसिलेशन, समझ आ गई? जी बच्चों। आवाज बहुत कम आ रही है आप लोगों की। हेलो स्टूडेंट्स, आर यू देयर? जी सर। जी सर। बोले ना बेटे जी, समझ आ रही है तो ठीक है, आगे चले। अच्छा, तो यस ये सर। फ्री ऑसिलेशन एंड फोर्स ऑसिलेशन आ गई। अच्छा, अब हमारे पास आ रहा है रेजोनेंस। रेजोनेंस को जरा अच्छी तरीके से याद करना है, इसकी डेफिनेशन भी आती है 2 नंबर की। इंक्रीज एन ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड ड्यू टू फोर्स ऑसिलेशंस, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी। मतलब ऐसा प्रोसेस या ऐसी ऑसिलेशन जिसमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फोर्स ऑसिलेशन या फोर्स फ्रीक्वेंसी वो दोनों इक्वल हो जाए, एट दैट टाइप ऑफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि लाइक अगर आपके पास रेडियो, खैर अभी तो रेडियो का सिस्टम नहीं है, अगर रात के टाइम अगर आप अपने रेडियो, पहले होते थे जो ट्यून करते थे रेडियो को, रात के टाइम जब आप उसको ऑन करते थे तो बहुत सारी साउंड्स आ रही होती थी। फिर हम उसके ट्रिगर को मूव करते थे तो एक टाइम पे जाके हाई फ्रिक्वेंसी आ जाती थी। तो वो बेसिकली क्या होती थी, नेचुरल फ्रिक्वेंसी और ड्राइव फ्रिक्वेंसी वो दोनों मैच करती थी, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वेव्स का आता था, साउंड्स का। ये आपको मैं ऐसे एग्जांपल दूं, आपने देखा होगा जैसे ब्रिगेड मूव करती है तो क्या करती है फौज में, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ऐसे ही होता है। सारे एक ही दफा राइट पांव उठाते हैं, फिर सारे एक ही दफा लेफ्ट पांव उठाते हैं। बट जब ये ब्रिगेड ऐसे ब्रिज के ऊपर से गुजरती है जो रोप का बना होता है, अगर आप ये नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं तो जो दरियाओं के ऊपर पुल बने होते हैं, ब्रिज बने होते हैं, वो रस्सी रोप के ब्रिज होते हैं। अब जो रोप है उसकी अपनी एक इलास्टिसिटी होती है, एक खास लिमिट तक रोप जो है वो स्ट्रेच होती है। वहां पे जब ब्रिगेड पास करती है तो उनको ऑर्डर किया जाता है कि नाउ ब्रेक योर स्टेप्स। ब्रेक योर स्टेप्स का मतलब कि अब आप नॉर्मल चलें,
सारे लेफ्ट राइट करके नहीं चलेंगे। अगर लेफ्ट राइट करके चलेंगे तो उसका नुकसान क्या होगा कि जब सारे लेफ्ट करेंगे तो एक ही टाइम पे लेफ्ट साइड पे बहुत ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस होगी, और जो स्ट्रिंग है या जो रोप है वो स्ट्रेच होके ब्रेक हो सकती है। और इसी तरह से अगर वो लेफ्ट करेंगे राइट करेंगे तो इस तरह से एक टाइम पे ब्रेक हो सकती है। अब इसमें हो रहा क्या है कि जब आप राइट स्टेप सारे एक ही दफा प्रेस कर रहे हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी वो ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, और जो रोप है उसकी फ्रिक्वेंसी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है वो दोनों मैच करेंगी, और एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। और एम्पलीट्यूड बढ़ने से क्या होगा कि उनका एम्पलीट्यूड बढ़ने से क्या होगा, उनका जो रोप है वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है। तो वहां पे रेजोनेंस को स्टॉप करने के लिए हम स्टेप्स जो है वो ब्रेक करवाते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा, यहाँ पे रेजोनेंस प्रोड्यूस होगी। ये जरा डायग्राम भी बना लें और डेफिनेशन भी लिख लें। इसमें बच्चे देखें, द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑकर्स व्हेन द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इक्वल्स द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेजोनेंस प्रोसेस। जी बच्चे, ग्राफ बना लिया आप लोगों ने? Yes, sir. ओके। अच्छा, इसके बाद देखिए, डैम्पिंग एंड रेजोनेंस, effect of damping on the frequency response of a system undergoes force oscillation. This will decrease the amplitude at all frequencies and slightly decrease resonant frequency, and resonant peak becomes flatter. मतलब ये डैम्पिंग, ये मैक्सिमम, ये जो पीक नज़र आ रही है ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे है। जैसे ही आप डैम्पिंग इंक्रीज करेंगे, अपोजिंग फोर्स ज़्यादा करेंगे, तो फिर क्या होगा, ये पीक्स कम होती जाएंगी और फाइनली फ्लैट हो जाएगी। मतलब कि डैम्पिंग या अपोजिंग फोर्स ज़्यादा करने से रेजोनेंस भी कम हो जाएगी। अब पर्पस ऑफ रेजोनेंस क्या क्या है हमारे पास? जैसे हमने बात करी, एग्जांपल्स ऑफ यूजफुल पर्पसेस ऑफ रेजोनेंस, ऑसिलेशन ऑफ अ चाइल्ड स्विंग, जैसे हमने पार्क की बात की थी, स्विंग को बार बार प्रेस करें, पुश करेंगे तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। ट्विन फोर्क ऑफ रेडियो रिसीवर, जैसे नेचुरल फ्रिक्वेंसी आप मैच करेंगे तो फाइनली हमारे पास एक लार्ज फ्रिक्वेंसी क्लियर साउंड प्रोड्यूस होगी। माइक्रोवेव में किस तरह से कुक होती हैं चीज़ें कि वाटर के मालिक्यूल्स की फ्रिक्वेंसी और माइक्रोवेव्स की फ्रिक्वेंसी वो मैच करती है, रेजोनेंस होता है, और इस तरह से वो हो जाती हैं, उसमें से वाटर को एवोपरेट कर दिया जाता है। एमआरआई मशीन जो है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में, वहाँ पे भी यही रेजोनेंस का प्रोसेस होता है, डिस्ट्रक्टिव द नेचर ऑफ द रेजोनेंस। फिर हाई पिच साउंड्स वेव्स कैन shatter fragile objects, for example shattering of a glass when a soprano hit a high note। मतलब अब जैसे आप देखें के बाजुकात कोई मौसीकार होते हैं म्यूजिक के जो बहुत ज़्यादा वो होते हैं एक्सपर्ट्स, तो वो इस तरह की ट्यून या इस तरह की फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं पियानो से, या से आपका जो क्या कहते हैं इसको यार, गिटार वगैरह, कि
उन फ्रिक्वेंसी से, वो फ्रिक्वेंसी और वहाँ पे कोई ग्लास या शीशा हो, तो उसकी फ्रिक्वेंसी जब मैच कर जाए तो जो शीशा ना ब्रेक हो जाता है। वो बेसिकली क्या होता है, रेजोनेंस का प्रोसेस होता है। कोई उसमें फरिश्ते आके नहीं तोड़ते, या कोई वो ऐसी चीज़ नहीं है कि इमेजिनरी चीज़। वो साइंटिफिक रीज़न होती है कि जो साउंड की एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो एनर्जी जब मैच करती है विद द वाइब्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो उसमें एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने से वो शीशा या ग्लास पे ब्रेक होता है। इसके बाद buildings that vibrate at natural frequencies close to the frequency of seismic waves collapse during the earthquake। अब earthquake में जो अंडरग्राउंड एनर्जी मूव कर रही होती है उसको बोलती है सेस्मिक एनर्जी, और उन वेव्स को बोलते हैं सेस्मिक वेव्स। वो भी बेसिकली क्या होती है, जो अर्थक्वेक की वेव्स उनकी फ्रिक्वेंसी और बिल्डिंग की फ्रिक्वेंसी जब मैच कर जाती है तो बिल्डिंग में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आता है और वो कोलैप्स करती है, जिसके लिए हमने वेट यूज़ किया कि वो उसके एम्पलीट्यूड को बैलेंस करे और उसकी रेजोनेंस ना आने दे उसमें। फिर आकार सस्पेंशन सिस्टम वाइब्रेट्स व्हेन गोइंग ओवर